नमस्कार, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया था। आज की क्लास में भी मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड 20 से 21 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट डेली सुबह के 10 बजे होती है, और जो हमारी मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। इसके अलावा यदि आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे मैथ का या फिजिक्स का, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सिंपली जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। पेश करते हैं आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरीके से दे रखा है, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पे बजती है। वे 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती है। किस समय वे फिर इकट्ठा बजेंगी, ये आपको बताना है। 4 घंटियां हैं जो कि 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वह 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं तो किस समय वे दोबारा इकट्ठा बजेंगी, ये आपको बताना है। तो कभी भी डियर स्टूडेंट यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना होता है। कभी भी यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या आएगा हमारा एलसीएम। तो 2 दूना आपका 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटो तो 2 एक कम 2, 3 ऐसे नोट कर दो, 2 दूना 4, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर 2 से तो 1, ये 3 ऐसे नोट कर दो, 2 एक कम 2, फिर 7, फिर आप 3 से कैंसिल आउट करो तो 1, ये आपका 1, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर 7 से आप कैंसिल आउट कर लो तो टोटल आपका 1 1 हो जाएगा। अब बताओ 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम कितना हो गया। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और 8 तिरिक कितना होता है, 8 तिरिक बाबू आपका होता है 24। आज 24 में गुणा कर दो तुम 7 का, तो 24 गुणे 7 कितना होगा, तो 7 चौक 28 को 8 और 7 दूना 14, 2 16, यानी एलसीएम जो आया वो आपका 168 सेकेंड आया। एलसीएम जो आया वो आपका 168 सेकेंड आया। अब 168 सेकेंड को मिनट और सेकेंड में बदलो, तो 168 सेकेंड को हम लिख सकते हैं बाबू 120 सेकेंड
प्लस का 48 सेकेंड के रूप में, क्योंकि 168 को आप 120 प्लस 48 के रूप में लिख सकते हो। अब डियर स्टूडेंट 120 सेकेंड कितने मिनट के बराबर है? तो जो आपका 120 सेकेंड है 2 मिनट के बराबर है। कितने मिनट के? 2 मिनट, और ये आपका 48 सेकेंड है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट यदि चारों घंटियां पहली बार 12 बजे बजी होंगी तो दूसरी बार 12:02 पर बजेंगी। दूसरी बार 12:02 पर बजेंगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको घंटियां से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट पर डियर स्टूडेंट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है बाबू, बोला है 4 घंटियां 4, 6, 8 और 15 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय में फिर इकट्ठा बजेंगी, ये आपको बताना है। यानी सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 4, 6, 8 और 15 का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ये आपका 15 ऐसे नोट कर देना है। फिर 2 से, तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 3 ऐसे नोट कर दो, 2 दूना 4, फिर 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से आप कैंसिल आउट कर दो, तो 1 3, 2 1 कम 2 और 15। फिर आप 3 से काटोगे तो 1 1 1, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 5 से काट दो तो 1 1 1 1। तो इस तरीके से एलसीएम क्या मिलेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 पच्चे कितना होता है, 24 पच्चे आपका होता है 120। यानी कि जो आपका एलसीएम आ गया, जो आपका 4, 6, 8 और 15 सेकेंड का जो एलसीएम आ गया वो आपका 120 सेकेंड है। 120 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, 120 सेकेंड में आपका 2 मिनट होंगे। तो पहली बार यदि वह 12 बजे बजी थी ना, तो दूसरी बार वह 12:02 पर बजेंगी। दूसरी बार कब बजेंगी, दूसरी बार 12:02 पर बजेंगी। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चन को फोड़ सकते हो, बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। करो क्या, तुम 4, 6, 8 और 15 का एलसीएम ले लो, तो जितना एलसीएम आता है उसी को मिनट और सेकेंड में चेंज करके 12 के जोड़ दो। तो यहां से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन जो है काफी लेंदी है, लेकिन मैं आपको बता दूं बाबू ना, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। बस आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना है। यदि आप एक बार क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझ गए ना, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आप मिस नहीं करोगे। देखो क्या बोला है, बोला है एक स्कूल में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया गया, ताकि छात्रों की कक्षाओं की संख्या तथा छात्राओं की कक्षाओं की संख्या समान हो। तो प्रत्येक कक्षा में छात्र व छात्राओं की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन पॉइंट है ना, इन्होंने बोला है अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया गया, यानी कि छात्रों की कक्षाओं की संख्या और छात्राओं की कक्षाओं की संख्या समान हो। यानी कि आपको क्लासेस यानी कि रूम की संख्या समान रखना है। यदि 10 कक्षा लड़कियों के लिए है तो 10 कक्षा लड़कों के लिए होगा, यदि 10 रूम लड़कों के लिए है तो 10 रूम लड़कियों के लिए होगा। यानी आपके कक्षाओं की संख्या समान है, तो आपको बताना है कि एक कक्षा में बाबू तुम कितने लड़कियां बैठाओगे और एक कक्षा में आप कितने लड़के बैठाओगे। तो कभी भी यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो हमेशा आपको एचसीएफ निकालना रहता है, क्योंकि यहाँ पर कक्षाओं की संख्या समान है, रूम्स की संख्या समान है, तो हमेशा आपको एचसीएफ निकालना रहता है, यानी कि मौसा निकालना रहता है।
तो यहाँ पर कितना दे रखा है 391 लड़के, यानी जो बॉयज की संख्या है 391 है और जो लड़कियों की संख्या है वो आपका कितना है, जो गर्ल्स की संख्या है वो आपका कितना है बाबू 323 है। तो आपको बताना है कि यदि बाबू हम कक्षाओं की संख्या समान रखते हैं तो एक कक्षा में कितने लड़के बैठाओगे और एक कक्षा में कितनी लड़की बैठाओगे। तो इसका करेंगे क्या, हम इसका हम डियर स्टूडेंट मौसा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर किससे कटेगा, तो यहाँ पर देखा 17 से तो कटेगा नहीं, 17 से कटेगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, ठीक है। इसको देखो 17 से काटो तो 17 एक कम 17 होगा, फिर बचेगा 15, 17 नवा 153, यानी 17 से कट जाएगा। देखो 17 एक कम 17 होता, 17 दूना 34 होगा, बचेगा 5 और 1, 17 तिया आपका हो जाएगा 51। इसको भी तुम 17 से काटो तो होगा आपका 17 एक कम 17 और बचेगा आपका 15 3 यानी 153, 17 नवा आपका हो जाएगा 153, यानी कि जो कक्षाओं की संख्या है वो तो आपका 17 हो जाएगा। 17 कक्षा बॉयज के लिए है और 17 कक्षा आपका गर्ल्स के लिए भी हो जाएगा। लेकिन बाबू एक कक्षा में हमको 23 लड़का बैठाना पड़ेगा, एक कक्षा में हमको 23 लड़का बैठाना पड़ेगा और एक कक्षा में हमको 19 लड़कियां बैठाना पड़ेगा। कितना, एक कक्षा में 23 लड़के को बैठाएंगे और एक कक्षा में 19 लड़कियां बैठाएंगे, तब हम समान कक्षाओं में लड़के और लड़कियों को बैठा सकते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी एक कक्षा में 23 लड़के बैठा दो और एक कक्षा में 19 लड़कियां बैठा दो, तो कक्षाओं की जो संख्या होगी ना वो आपका समान होगा। तो क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और 450 सेकेंड लगाए। तदनुसार वे पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको केवल और केवल एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 200 सेकेंड और कितना दे रखा है बाबू 300 सेकेंड और कितना आपको दे रखा है 360 सेकेंड और कितना आपको दे रखा है 450 सेकेंड। तो इसका आप एलसीएम निकाल लो सबसे पहले। तो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम 10 से डिवाइड कर दो तो 10 दूना 20, 0, 10 से काटो 10 तिया 30, 0 हो जाएगा। फिर 10 से काटो तो ये आपका 36 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 45 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम किससे कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कर दो बबुआ, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 36 कटेगा ही नहीं, नोट कर दो। अब 5 नवा आपका 45 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम किससे काट देते हैं, अब हम काट देते हैं बाबू 3 से। तो 4 को ऐसे नोट कर दो, 3 दूना 6 और 3 बरहिया में 36 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर आप 3 से काटो तो ये आपका 4 ऐसे नोट कर देना है, 2 ऐसे नोट कर देना है, 3 चौको 12 है, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 2 से कैंसिल आउट कर लो तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा। फिर आपका किससे कैंसिल आउट होगा, फिर आपका डियर स्टूडेंट किससे कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल आउट कर दो। तो 2 से करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, देखो 10 पचे 50, आप 50 गुणे 3 करोगे 150 और 150 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा, 150 गुणे 3 करोगे तो 450 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट बचा क्या है, 2 दूना 4, तो 450 गुणे 4 करो कितना मिलेगा, तो 4 पचे 20 को 0 और 4 चौक 16, 2 18 और 8 0 चिपका दो, यानी 1800 सेकेंड आपका आएगा। जो आपका 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और 450 सेकेंड का जो एलसीएम आएगा वो आपका 1800 सेकेंड आएगा। यानी प्रारंभिक बिंदु पर चारों धावक 1800 सेकेंड बाद मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से समझिएगा और आराम से समझिएगा। देखो क्या बोला है, कोई संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से प्रत्येक में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका 3 शेषफल बचता है, लेकिन जब हम उसी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो आपको संख्या बताना है। तो कभी भी यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना कि 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचता है, लेकिन इतना से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, तो हमेशा आपको करना क्या है, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। तो दी गई संख्याएं का एलसीएम निकालो, 5, 6, 7 और 8 का आप एलसीएम निकालो, क्या आएगा। तो यहाँ पर ए आपका 5 नोट कर लो, 2 तिया 6, 7, 2 चौको 8, फिर यहाँ पर 2 से काटो तो 5, 3, 7, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 5, 3, 7, 2 एक कम 2। उसके बाद से आप 3 से काट दो तो 3 एक कम 3, 5 उजर जाएगा और यहाँ पर 7 उजर जाएगा 1, फिर 5 से 1, 1, ये आपका 7 हो जाएगा, फिर 1, फिर 7 से काटो तो 1, 1, 1, 1 हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना आ गया, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 बच्चे कितना होता है 120, और 120 गुणे 7 करोगे तो 12 सते 84, यानी आपका 840 आ जाएगा। जो आपका एलसीएम आएगा वो आपका 840 आएगा। लेकिन क्या बोला है, प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है, तो इसी में आप बबुआ कर दो प्लस का 3। लेकिन कंडीशन ये है बाबू ना कि जब हम 9 से भाग देते हैं ना तो हमारा कोई शेषफल नहीं बनता है। तो जो आपका समीकरण तैयार होगा ना, जो आपका मसाला तैयार होगा, वो आपका 840x प्लस का 3 होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक बार हम 1 रख के देखेंगे। यदि x की वैल्यू 1 रखने पर प्राप्त जो संख्या होगी 9 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी तो वो आंसर होगा। यदि x की वैल्यू 1 रखने पर नहीं सेटिस्फाई होता है तो x की वैल्यू 2 रख करके देखेंगे, 2 पर नहीं सेटिस्फाई होता है तो 3 रख करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो मिलता है हमको 843। यदि आपका 843 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो आपका आंसर 843 होगा। तो देखो 843 तो है ही नहीं, यानी x की वैल्यू 1 लेने का कोई मतलब नहीं है। अब x बराबर हम 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 840 गुणे 2 प्लस का 3। तो 840 गुणे 2 कितना होगा, 1660। 1680 और 1680 में 3 जोड़ोगे तो आपका मिल जाएगा 1683। यदि आपका 1683 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो आपका आंसर 1683 होगा। तो देख लेते हैं 9 से भाग जा रहा है कि 9, तो 9 एक कम 9 होता है, फिर बचेगा 7 और 8, फिर 9 अठी आपका होता है 72, 9 सत्ते 63, यानी कि 1683 आपका 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 9 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बन रहा होगा कि यदि हमारा 1683 पूरा पूरा डिविजिबल ना होता तब क्या करते, तब हम x की वैल्यू 3 रख करके देते, फिर हम x की वैल्यू 4 रख करके देखते, फिर हम x की वैल्यू 5 रख करके देखते हैं। यानी कि जब तक हमारा 9 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता ना तब तक हम x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रख करके चेक करते रहते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, एक माली है ना पौधों की मिश्रित संख्या लगानी थी। पहले उसने प्रत्येक में 5 पौधा लगाया, फिर 6, फिर 8, फिर 9 और फिर 12, लेकिन प्रत्येक दशा में क्या होता है, एक पौधा आपका शेष बच जाता है। लेकिन जब प्रत्येक लाइन में वह 13 पौधा लगाता है ना तो एक भी पौधा शेष नहीं बचता है। तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में भी लगाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 5,
6, 8, 9 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम क्या आएगा, तो 2 से काटो, ये आपका 5 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 उतर जाएगा, फिर 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटो तो 5, 3, फिर 2 दूना 4, फिर 9, फिर 2 3 6, फिर आपका 2 से कटेगा तो 2 से काट दो, 5, 3, 2 1 कम 2, 9 और 3, फिर आप किससे काटोगे, फिर आप काट दो बबुआ 3 से, तो 3 1 कम 3, 3 त्रिक का 9, फिर 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3, फिर ये आपका 5 हो जाएगा, फिर आप 3 से काट दो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो यार यहाँ पर एक 3 मिलेगा और यहाँ से एक 5 मिलेगा, तो 3 5 15 कर लो, गुड़े 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, गुड़े आप कर लो 24, तो 24 गुड़े 15 क्या होगा, 24 गुड़े 15 क्या होगा, तो 15 चौको 60 को 0, अब 15 दूना 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, यानी कि जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो आपका 360 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 पौधे 6 पौधे फिर 8 उसके बाद 9 फिर 12 लगाने पर प्रत्येक दशा में एक पौधा शेष बचता है, क्या प्रत्येक दशा में एक पौधा शेष बचता है, यानी कि जो आपका मसाला तैयार होगा 360x+ का 1 के रूप में, क्योंकि प्रत्येक दशा में एक पौधा शेष बचता है। लेकिन जब हम प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक लाइन में 13 पौधा लगाते हैं तो एक भी पौधा शेष नहीं बचता है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले x की वैल्यू 1 रख करके देख लो, तो यदि x की वैल्यू 1 रखने पर जो आपका रिजल्ट आएगा 13 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा ना, तो आपका वही आंसर होगा। तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 361। क्या आपका 361 13 से पूरा पूरा कटेगा, तो 13 दूना 26 होता है, नहीं कटेगा, क्यों, उसकी 101 है। अब डियर स्टूडेंट 361 तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब देखो 468 भी नहीं होगा, क्योंकि 361 के मल्टीपल में नहीं है, तो ए भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, देखो 3610 है, 3610 को नहीं, हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 3601 है। तो 3601 कब बनेगा, 3601 कब बनेगा, जब x की वैल्यू यहाँ पर 10 रखोगे, तो देखो क्या मिलेगा, 360 गुणे 10 प्लस का 1, यानी कि आपको मिल जाएगा 3601। यदि आपका 3601 13 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो काटो, तो देखो 13 दूना 26, बचेगा 10 जीरो यानी कि 100, 13 सते 91, 13 सते 91, यानी कि जो आपका 3601 है 13 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 13 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो इस तरीके से जो पौधों की न्यूनतम संख्या होगी ना, वो आपका 3601 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्या बोला है बाबू, बोला है यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 6, 8 और 10 का आप एलसीएम ले लो। तो 6, 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60 तो होगा नहीं, क्योंकि जो आपका 60 है 8 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 120 है, तो 6 से भी पूरा पूरा 120 कटेगा, 8 से भी पूरा पूरा 120 कटेगा और 10 से भी पूरा पूरा 120 कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि जो निम्नतम संख्या होगी वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर निम्नतम संख्या की बात की गई है ना, तो आपको ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेना है जो आपका 6, 8 और 10 से पूरा पूरा डिविजिबल है। यहाँ पर आप देखिएगा 240 भी डिविजिबल होगा, लेकिन आपसे निम्नतम संख्या की बात की गई है, तो निम्नतम संख्या आपका क्या होगा, 120 होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ध्यान से और आराम से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो बोला है यदि x² + px + q तथा
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा 5x² माइनस 3px माइनस का 15q, ये आपका माइनस का 15q होगा। का मौसो x माइनस 3 है तो p तथा q के मान होंगे। आपको p तथा q की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो जो स्टूडेंट हमारा लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का पार्ट 1 वाला वीडियो देखे होंगे ना, वो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बता दो कि मौसा होता क्या है। तो मौसा आपका एक ऐसी संख्या होती है जो आपका दोनों बहुपदों में कॉमन होता है, यानी कि मौसा आपका एक कॉमन वाली संख्या होती है। तो जो आपका x माइनस 3 होगा इस बहुपद से भी कॉमन मिलेगा और इस बहुपद से भी कॉमन मिलेगा, तभी तो आपका मौसा x माइनस 3 है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपका मौसा x माइनस का 3 है तो x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 3। अब x बराबर 3 हम क्या करते हैं, एक बार समीकरण 1 में रख देते हैं और दूसरी बार हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा बाबू, 9 प्लस का 3p और प्लस का q बराबर आपको मिल जाएगा 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3p प्लस का q बराबर माइनस का 9, इसको मान लो समीकरण 1। अब x बराबर 3 समीकरण 2 में रखो तो क्या मिलेगा, 5 गुणे 9 माइनस का 3 गुणे p गुणे 3 और माइनस का 15q अब बराबर में आपका 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 45 माइनस का 9p और माइनस का 15q बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब देखो कामन क्या है, कामन यहाँ पर क्या है, 3 कामन है तो 3 कामन लोगे तो 15 माइनस का 3p माइनस का 5q बराबर आपको मिल जाएगा 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3p प्लस का 5q बराबर हम लिख सकते हैं 15। इसको आप मान लो समीकरण 2। अब करना क्या है बबुआ, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओ। तो समीकरण 1 आपका है 3p प्लस q बराबर -9, इसमें से समीकरण 2 घटाओ तो समीकरण 2 आपका है 3p प्लस का 5q बराबर आपका है 15। इसको तुम समीकरण 2 मान लिया, ठीक। घटा दो तो a माइनस और a माइनस, तो घटाने पर आपको मिलेगा क्या, तो देखो माइनस p प्लस p तो कैंसिल हो जाएगा, -5q में से q घटाओगे तो माइनस का 4q बराबर -15 और -9 माइनस का 24 मिलेगा। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, 4 से काटोगे 24 को तो 6 बार में कटेगा, यानी q की जो वैल्यू आएगी वो आपका 6 मिल जाएगा। अब q का मान तुम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके p की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो हम रखते हैं तो 3p प्लस का 5 गुणे q की वैल्यू 6 बराबर हो जाएगा 15, यानी 3p बराबर आपको क्या मिलेगा, 3p बराबर आपको क्या मिलेगा बबुआ, 3p बराबर आपको मिलेगा माइनस का 15, 3 से काटो तो 5 बार में कटेगा, यानी p की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 5। तो p की वैल्यू माइनस का 5 और q की वैल्यू 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है, 72x पे पावर 4 प्लस का 243x, 24x³ माइनस का 54x, 18x पे पावर 4 प्लस का 15x³ माइनस का 18x² का मौसा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले व्यंजक को सॉल्व करते हैं। तो पहला व्यंजक आपको दे रखा है बाबू 72x पे पावर 4 और प्लस का आपका है 243x। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में आपका कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका है, एक 9 कॉमन है और दूसरा x कॉमन है। तो जब 9x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 8x³ यहाँ से मिलेगा और यहाँ से जब आप 9x कॉमन लोगे तो 9 दूना 18
और 9 सत्ते 63 यानी कि प्लस का 27 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो 9x है तो 9x रखो, 8x³ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पर आप करोगे क्या, a³ प्लस b³ का कॉन्सेप्ट लगा दो, तो 9x है तो 9x, a³ प्लस b³ का कॉन्सेप्ट लगाओ तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में आपका a² यानी कि 4x² प्लस b² यानी 9 माइनस का a इंटू बी, तो 2x का गुणा 3 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 6x। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट हम दूसरे व्यंजक की बात करते हैं। तो दूसरे व्यंजक में आपका कॉमन क्या है, तो दूसरे व्यंजक में आपका कॉमन हम ले सकते हैं 6x। तो जब 6x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6x कॉमन लेने पर आपको मिलेगा 4x² और माइनस का आपको मिल जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 6x है तो 6x रखो। उसके बाद से डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, यानी हमारा a² माइनस b² के रूप में हो गया। तो लिख सकते हैं 6x, एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 2x माइनस का 3 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 2x का प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं तीसरे व्यंजक का। तो तीसरे व्यंजक में आपका कॉमन क्या है, तो तीसरे व्यंजक में डियर स्टूडेंट आपका कॉमन है बाबू 3x²। क्या कॉमन है बाबू, 3x² आप कॉमन ले लो। तो 3x² जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, आपको मिलेगा 6x² प्लस का 5x और माइनस का आपका हो जाएगा 6। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने तीसरे व्यंजक से 3x² कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखो यह जो वैल्यू है द्विघात समीकरण के रूप में है, यानी कि आपको इस वैल्यू को द्विघात समीकरण की सहायता से सॉल्व करना है। तो 36 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 5 आए। तो 36 को हम क्या लिख देते हैं, 9 चौक 36 के रूप में, यानी आपका हो जाएगा 6x² प्लस का 5x के जगह हम लिख सकते हैं 9x माइनस का 4x के रूप में, क्योंकि 9 चौक 36 भी हो जाएगा और 9 में से 4 घटाओगे तो 5 भी आ जाएगा, और माइनस का 6 कर दो। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट आगे ध्यान से देखिएगा। तो 3x² है तो 3x² रखो। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन आपका है 3x। तो 3x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस का 3, और इन दोनों में कॉमन आप ले लो माइनस का 2, तो मिलेगा आपको 2x प्लस का 3। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा 3x², एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 3x माइनस का 2, और एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 2x प्लस का 3। अब डियर स्टूडेंट आपने तीनों व्यंजक सॉल्व कर लिया। पहला व्यंजक आपका a है, दूसरा व्यंजक आपका a है, और तीसरा व्यंजक आपका a है। तो तीनों में कॉमन क्या है, तो देखो तीनों में कॉमन क्या है, तो एक तो आपका 3 तीनों जगह से मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा आपको x भी तीनों जगह से मिल जाएगा। और क्या कॉमन है, तो देखो 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है, 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है, और 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है। तो 2x प्लस का 3 कॉमन मिलेगा, यानी कि जो आपका मौसा होगा 3x ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 3 होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या बोला है, एक फर्श की जो लंबाई है वो आपको दे रखा है x पे पावर 4 माइनस का x, और चौड़ाई आपको दे रखा है x³ प्लस x² प्लस x के रूप में। तो आंगन के फर्श पर समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाने हैं। तो आंगन में लगने वाले टुकड़ों की कम से कम संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। क्या बोला है, समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाने हैं। तो वर्गाकार टुकड़े का मतलब क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने फर्श की जो लंबाई दे रखा है बाबू, वो आपको दे रखा है x पे पावर 4
माइनस का x के रूप में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा x³ माइनस का 1 के रूप में। अब डियर स्टूडेंट एक को तुम क्या लिख सकते हो, एक को तुम 1 का क्यूब भी तो कर सकते हो, एक को तुम 1 का क्यूब भी कर सकते हो, यानी कि आपका x हो जाएगा। और इस वाली वैल्यू को a³ माइनस b³ के रूप में खोल दो तो a³ माइनस b³ बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस का a इंटू बी, तो x का गुणा 1 में करोगे तो x मिल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। ए आपने लंबाई निकाल लिया, चौड़ाई कितना दे रखा है, x³ प्लस x² प्लस x। चौड़ाई आपको बाबू कितना दे रखा है, x³ प्लस का x² प्लस का x के रूप में। तो कॉमन क्या है, तीनों जगह से कॉमन आप x ले सकते हो, तो x कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको x² प्लस का x प्लस का 1 के रूप में। यानी a आपकी चौड़ाई हो गई और a आपकी लंबाई हो गई। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में समान होना चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई में दोनों में कॉमन क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में जो कॉमन है वो आपका एक तो x है और दूसरा आपका x² प्लस x प्लस का 1 है। यानी कि समान माप के वर्गाकार टुकड़े की जो माप होगी वो आपका s² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कम से कम संख्या होगी, तो a वाली वैल्यू तो आपका कॉमन में चली गई, a वाली वैल्यू और a वाली वैल्यू, और यहाँ से यह पूरी वैल्यू आपका कॉमन में चली गई। यानी कि हमारा x ब्रैकेट आप x² प्लस x प्लस 1 जो होगा ना वो आपका टुकड़े की माप होगी। तो जो आपका x माइनस 1 होगा ना बाबू, जो आपका x माइनस 1 होगा ना बाबू, ये आपका टुकड़ों की संख्या होगी। यानी कि यदि हम समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाते हैं ना तो आंगन में जो लगने वाले टुकड़ों की संख्या होगी ना वो आपका x माइनस 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है डियर स्टूडेंट कि x³ माइनस का x² माइनस 13x माइनस 3 और x² माइनस 3x माइनस 27 है और x² प्लस 21x प्लस 54 है का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम दूसरे व्यंजक को सॉल्व करते हैं। दूसरा व्यंजक आपका क्या है बाबू, x² माइनस का 3x माइनस का 27। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बन रहा होगा कि दूसरे व्यंजक को क्यों सॉल्व करना, पहले को क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, पहला व्यंजक बिना टच किए भी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। तो ध्यान से देखना, देखो x² माइनस 3x माइनस 27 है तो इसका तुम फैक्टर करो तो 9 तिरिक 27 होता है, 9 तिरिक क्या होता है 27 होता है। तो 9 में से 3 घटाओगे तो ये आपका 6x होना चाहिए बाबू, इसको 6x कर लो, ये आपका 6x होना चाहिए, ये आपका 6x होना चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बैठेगा। तो 9 तिरिक 27 होता है और 9 में से 3 घटाओगे तो 6 मिलेगा। यानी x² माइनस का 9x माइनस का 3x और माइनस का 27 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस का 9x प्लस का 3x और माइनस का 27 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन आपका x है तो x माइनस का 9 हो जाएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो प्लस का 3 कॉमन है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस 9। यानी एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x माइनस 9 और एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x प्लस 3। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम बात करते हैं तीसरे व्यंजक का। तो तीसरा व्यंजक आपका क्या है, x² प्लस का 21x प्लस का 54 के रूप में, ठीक है। इसका फैक्टर करो तो 54 का आपको ऐसे फैक्टर करना है, 54 का आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका 21 आए। तो 18 तिया 54 होता है और 18 में 3 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। तो x² प्लस का 18x प्लस का 3x प्लस का 54 बराबर आप कर दो 0। अब डियर स्टूडेंट x² प्लस का 18x प्लस का 3x
प्लस का 54 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब जो कॉमन है उसको तुम कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस का 18 हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन आपका प्लस का 3 है, तो x प्लस का 18 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x प्लस का 3। अब डियर स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x प्लस 3 यहाँ से भी मिलेगा और x प्लस 3 आपको यहाँ से भी मिलेगा। दोनों जगह से आपको x प्लस 3 केवल मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो मौसा होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। आपको इस वाली वैल्यू को बिल्कुल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो वैल्यू को मैंने सॉल्व किया, दोनों में कॉमन आपका x प्लस 3 है, तो तीसरे में भी आपका वही कॉमन होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो क्या बोला है, 4y पे पावर 4x माइनस 9y स्क्वायर एक्स क्यूब और तथा 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 6y एक्स क्यूब का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तुम हमें ये बता दो कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है ये आप हमें बता दो। तो कॉमन आपका क्या है, एक तो आपका x कॉमन मिलेगा और दूसरा आपको मिल जाएगा y स्क्वायर कॉमन। तो इन दोनों से जब x y स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 4y स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो 4y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर और 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर रखो, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि 2y माइनस का 3x हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 2y प्लस का 3x हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरे व्यंजक पर। दूसरा व्यंजक क्या है, 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 6y एक्स क्यूब। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में बबुआ कॉमन है, एक तो आपका 2 कॉमन है, एक तो आपका y कॉमन है, और क्या कॉमन है, और आपका कॉमन है एक्स स्क्वायर। तो 2y एक्स स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा 2y, और यहाँ से जब 2y एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। अब तुम हमें ये बता दो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू दोनों में कॉमन क्या है, इस वाली वैल्यू और उस वाली वैल्यू दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहोगे एक तो हमारा x है, क्योंकि यहाँ भी x मिल रहा है और यहाँ भी x मिल रहा है, और यहाँ पर y स्क्वायर है लेकिन वहाँ y है, तो y भी कॉमन है यहाँ भी, यानी y कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन है, 2y प्लस 3x यहाँ पर भी है और 2y प्लस 3x यहाँ पर भी है, तो हो जाएगा आपका 2y प्लस का 3x, यानी कि जो आपका मौसा होगा एक्स वाई ब्रैकेट ऑफ 2y प्लस का 3x होगा, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो हमेशा आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और ध्यान से चीज़ों को देखकर करना है, जिससे आपका थोड़ा सा भी गलती ना हो। होता क्या है ना, छोटे छोटे पॉइंट को लेकर ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऑप्शन में, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑप्शन को देख करके ही आपको ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ, ध्यान से समझिएगा व्यापारी साहब को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है। पहली जो किस्म की चाय है 117 किलो है, और जो दूसरी किस्म की चाय है वो आपका 130 किलो है, और जो तीसरी किस्म की चाय है 143 किलो है। एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में चाय बिना मिलावट के रखी जा सकती है। यानी कि इनके पास बबुआ 3 किस्म की चाय है। जो पहली किस्म की चाय है इनके पास 117 किग्रा है, और जो दूसरी किस्म की चाय है इनके पास वो आपका 130 किग्रा है, और जो तीसरी किस्म की चाय है इनके पास 143 किग्रा है। तो बोल रहा है कि एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में,
एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में बिना मिलावट के रख सकते हो। यानी कि आपको जो डिब्बों का साइज है, आपको जो डिब्बों का साइज है वो आपको समान रखना है। यानी कि 10 किलो वाला डब्बा यदि आप 117 किलो वाले के लिए यूज कर रहे हो तो सेम वही 10 किलो वाला डब्बा 130 किलो वाले के लिए यूज करना पड़ेगा, और सेम वही डब्बा आपका 143 किलो वाले के लिए यूज करना पड़ेगा। यानी कि डब्बों की जो साइज है ना वो आपको समान रखना पड़ेगा। तो करना क्या है, आपको मौसा निकाल लेना है, क्योंकि डब्बों की साइज समान रखना है तो मौसा निकालो। तो क्या करेंगे, इसको तुम किससे काट सकते हो, 13 से। तो 13 नवा आपका होता है 117, और इसको भी तुम 13 से काट सकते हो, यानी कि 13 दहिया 130 होगा, और इसको भी तुम 13 से काट सकते हो। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब मैं आपसे पूछूं कि डिब्बे का साइज क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी जो डिब्बे की साइज है वो हमारा 13 किलो का डिब्बा है, 13 किलो का डब्बा है, 13 किलो का डब्बा है। तो हमारे डिब्बे की जो साइज है वो तो हमारा 13 किलो का है। यानी कि 117 किलो चाय रखने के लिए 13 किलो वाला 9 डब्बा यूज होगा, और 130 किलो चाय रखने के लिए 13 किलो वाला 10 डब्बा आपका यहाँ से यूज होगा, और 143 किलो चाय रखने के लिए 11 डिब्बा आपका यहाँ पर यूज होगा। तो टोटल कितना डब्बा लग रहा है, तो टोटल आपका डब्बा लग जाएगा 30। यानी कि 30 डब्बा में बिना मिलावट के तीनों किस्म की चाय को रख सकते हैं। और यदि आपसे पूछता कि डब्बे का साइज क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी 13 किलो का डब्बा है, 13 किलो का डब्बा हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो क्या बोला है बाबू, बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35 तथा 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है। प्रत्येक दशा में आपका 5 शेषफल बचता है। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, कभी भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हमेशा आपको मौसा निकालना होता है। कभी भी यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा ना तो हमेशा आपको मौसा निकालना रहता है। तो मौसा कैसे निकालोगे, बोला है 23, 35 तथा 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका 5 शेष बचता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, 23, 35 और 41 इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है ना। तो सबसे पहले हम 5 घटा देते हैं बाबू तीनों संख्याओं में से। क्या करोगे, 5 घटा दोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 18, यहाँ से आपको मिल जाएगा 30, और यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 36 मिल जाएगा। अब तुम हमें बता दो 18, 30 और 36 का मौसा क्या होगा। तो 18 को लिख सकते हो 6 गुणे 3, इसको लिख सकते हो 6 गुणे 5, और इसको लिख सकते हो 6 गुणे 6 के रूप में। अब बचाओ तीनों जगह से कॉमन क्या है, तो तीनों जगह से जो कॉमन है वो आपका केवल और केवल 6 है। कितना कॉमन है, केवल और केवल 6 है। तो इस तरीके से जो आपकी संख्या होगी वो आपका 6 होगा। यानी 6 से 23, 35 और 41 को डिवाइड करोगे तो प्रत्येक दशा में तुम्हारा 5 शेषफल आएगा। देखो 6 से तुम 23 से डिवाइड करोगे तो 6 3 18 तब भी 5 शेषफल देगा, और 6 से जब 35 को डिवाइड करोगे तो 6 25 30 तब भी 5 शेषफल आएगा, और 6 से 41 को डिवाइड करोगे तो 6 6 36 जब भी 5 शेषफल आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12। देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको शेषफल दे रखा था कि 5 शेषफल बचता है, लेकिन इसमें आपको शेषफल नहीं दे रखा है, बोला है प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आ जाओ ध्यान से समझना। देखो 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं, एक आपका बाबू 63 है, और दूसरी संख्या आपका है 138 है, और जो तीसरी संख्या है वो आपका है 228। बोला है जब 63, 138 और 228 से हम भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो यह तुम्हारी पहली संख्या है बचवा, और ये तुम्हारी दूसरी संख्या है, और ये तुम्हारी तीसरी संख्या है।
तो पहली और दूसरी संख्याओं के बीच का अंतर कितना आएगा? तो 138 में से 63 घटाओ तो 8 में से 3 जाएगा 5 और 13 में से 6 जाएगा 7। अब तुम बताओ दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर कितना आएगा? तो 8 में से 8 जाएगा 0, अब 22 में से 13 जाएगा तो 9 मिल जाएगा, यानी 90 मिल जाएगा। अब तुम बता दो तीसरी और पहली संख्या के बीच का अंतर क्या आएगा? तो 228 में से 63 घटाओ तो 8 में से 3 जाएगा 5 मिलेगा, अब 12 में से 6 जाएगा 6 मिलेगा और 1 मिल जाएगा। यानी कि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 75 है, दूसरी और तीसरी का अंतर 90 है और तीसरी और पहली का अंतर आपका 165 है। अब तीनों संख्याओं का मौसा निकाल लो, वही आंसर होगा। तो 75 को बाबू क्या लिख सकते हो? 15 गुणे 5 के रूप में। 90 को तुम क्या लिख सकते हो? 15 गुणे 6 के रूप में। और 165 को लिख सकते हो 15 गुणे 11 के रूप में। अब बताओ तीनों जगह से कॉमन क्या है? तो 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, तो 15 यहाँ पर भी है, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि वह संख्या आपका 15 है, वह संख्या आपका 15 है। 15 से 63, 138 और 228 को भाग दोगे ना तो प्रत्येक दशा में शेषफल आपका समान होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत सारे स्टूडेंट ना इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। अब गलती कहाँ करते हैं इस बात को भी तुम समझना। देखो क्या बोला है कि 6 घंटियां हैं जो कि एक साथ बजना क्या हुई? प्रारंभ हुई। यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। कभी भी यदि आपको ऐसा क्वेश्चन घंटी वाला पूछा जाए ना तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का तुम एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या आएगा ध्यान से देखना। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10 और 2 छक्का 12। फिर 2 से 1 1 3, फिर 2 दूना 4, फिर 5, फिर 2 तिया 6। अब देखो यहाँ से और क्या मिलेगा? यहाँ से एक 2 निकलेगा और यहाँ से एक आपका 3 निकलेगा और क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। तो क्या मिलेगा? 5 या 15 दूना कितना होगा? 60 होगा। 5 या 15 दूना 60 होगा और 2 गुणे 2 आपका 4 होगा। तो 60 गुणे 4 कितना होता है? 60 गुणे 4 कितना होता है ये आप हमें बता दो। तो 240 होता है। कितना? 240 होता है। लेकिन गलती है बाबू, यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा ना वो आपका 120 आएगा। पूछो कैसे? एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो 120 आपका 12 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। अब 15/120 होता है, यानी 8 से भी है, 6 से भी है, 4 से भी है, 2 से भी है। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा ना वो आपका 120 सेकेंड आएगा। तो कितना मिनट है? 30 मिनट में। तो 120 सेकेंड किसके मिनट के? यानी कि 2 मिनट के बराबर आपका 120 सेकेंड है। 2 मिनट के बराबर आपका 120 सेकेंड है। तो 30 मिनट में पूछा है तो एक बार एक साथ बजने में 2 मिनट का समय लगता है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 15 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम 15 टिक करोगे ना तो एग्जामिनर तुम्हारा ऐसे कर देगा। ऐसे क्यों करेगा? क्योंकि जब पहली बार 6 घंटियां एक साथ बजी तो किसी भी टाइम इंटरवल की जरूरत नहीं थी। यानी कि पहली बार जब 6 घंटियां एक साथ बजी तो उनको किसी भी समयांतराल की कोई जरूरत नहीं थी। तो 15 यहाँ से और एक बार स्टार्टिंग का पहली बार जिसमें कोई समयांतराल नहीं है तो 15 और एक आपका हो जाएगा 16। यानी कि 30 मिनट में टोटल 16 बार एक साथ बजेंगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 15 तो आपका 2-2 मिनट के गैप से आएगा, लेकिन जो पहली बार एक साथ बजी होंगी ना उसमें उनको किसी भी टाइम इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल आपका 16 बार एक साथ बजेंगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30, 40 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में
आपका कितना 7 शेष बचे। तो कभी भी यदि आपका छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा ना तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। कभी भी यदि आपको छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा ना तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल करके जो आपका शेषफल है ना इसको घटा देना है। तो दो चीजें आपको समझ में आई। यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है, यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो आपको मौसा निकाल करके शेषफल को ऐड कर देना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको मौसा निकाल करके शेषफल को ऐड कर देना है। लेकिन जब छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आपको एलसीएम निकाल करके शेषफल को घटा देना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 10, 20, 30, 40 और 50 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखो क्या आएगा, 10 एकम आपका 10 होता है, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40 और 10 पचे 50। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये आपका 4 एक मिलेगा और एक आपका 3 मिलेगा और एक आपका 5 मिलेगा और 10 आपका ऑलरेडी पहले से है तो गुणे 10 कर दो, यही एलसीएम होगा। तो देखो 4 तिया 12 और 12 पच्चे 60 और 60 गुणे 10 करोगे तो 600 मिलेगा। कितना मिलेगा, 600 मिलेगा। लेकिन प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचता है तो इसी में तुम बबुआ क्या करो, 7 जोड़ दो तो 607 आपका हो जाएगा। यानी कि जो आपकी संख्या होगी वो आपका 607 होगा। 607 एक ऐसी संख्या होगी जिसको आप 10, 20, 30, 40 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल लेकर जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस तरीके से दे रखा है, बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः आपका 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। तो कभी भी यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो इसमें आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आपका दी गई संख्या होती है, जो आपका दी गई संख्या होती है और जो आपका दिया गया शेषफल होता है, इसके जो बीच का अंतर होता है ना हमेशा समान होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो जो आपका दी गई संख्या होती है और जो आपका दिया गया शेषफल होता है, इनके जो बीच का अंतर होता है ना हमेशा समान होता है। देखो क्या बोला है, 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर 7, 17 और 27 और 37 शेषफल बचता है। तो जब हम 15 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 7 आता है। जब हम 25 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 17 आता है। जब हम 35 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 27 आता है। और जब हम 45 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल आप 37 आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दी गई संख्या और शेषफल के बीच का अंतर जो है ना हर जगह समान होगा, हर जगह समान होगा। तो यहाँ पर देखो 15 और 7 का अंतर 8, 25 और 7 का अंतर 8, 35 और 27 का अंतर 8, 45 और 37 का अंतर 8। जब आपका दी गई संख्या और शेषफल के बीच का अंतर सेम होता है, जब आपके दी गई संख्या और शेषफल के बीच का अंतर सेम होता है ना तभी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका है ना, सबसे पहले आपको 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है, 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम निकाल लेना है। तो देखो 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम निकालो, क्या आएगा। तो देखो 5 से हम काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 9 45। अब डियर स्टूडेंट देखो बनेगा क्या, तो यहाँ से 9 में ए आपका दोनों चला आएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। ए आपका स्मार्ट अप्रोच है, हमेशा आप स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करो। तो देखो 9 पचे आपका होगा 45 और 5 सते 35 होगा। तो 45 गुणे 35 कितना होगा, तो 45 पचे 225 होता है, हासिल बचेगा 22। अब 45 तिया कितना होता है 135 और 135 में 22 जोड़ोगे, 135 में 22 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 135 में 22 जोड़ोगे तो
57 मिलेगा। यानी आपकी जो संख्या मिली वो आपका 1575 आया। अब जो आपकी ये संख्या आई है, अब जो आपका जो एलसीएम आया है ना, उसी में आप यह 8 घटा दो, उसी में से यह 20 का अंतर घटा दो, तो 1575 में से 8 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 1567। तो 1567 जो होगा ना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। करना क्या है, एलसीएम निकाल करके बीच के अंतर को माइनस कर दो। तो एलसीएम आपका 1575 था, बीच का अंतर 8 था, तो 1575 में से 8 घटाओ तो 1567 आ जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 19 में, बोला है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 से पूरी पूरी विभाज्य हो। तो क्या करेंगे हम, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से काट दो, तो देखो 2 एक कम आपका होता है 2, 3 उतार दो, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6 और 7 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखो, यहाँ से 2 निकलेगा तो 2 निकाल लो, यहाँ से आपका 3 निकलेगा तो 3 निकाल लो, यहाँ से आपका 5 निकलेगा तो 5 निकाल लो, और ये आपका 7 है तो 7 निकाल लो, और यहाँ से आपका 2 है तो गुणे 2 कर दो। ये आपका स्मार्ट अप्रोच है। देखो 2 दूना 4 तिया 12, 12 25 60 होगा, और 60 गुणे 7 करोगे तो कितना होगा, 60 गुणे 7 करोगे तो 6 सत्ते 42, यानी 420 आपको एलसीएम मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो आपका 420 एक्स के रूप में होगा। यानी यदि आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 420 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 840 मिलेगा, और x की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको मिलेगा 1260। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई, तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या हो गई वो आपका 1260 हो गया। और यदि आपसे पूछता कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 420 होगी, लेकिन 4 अंकों की पूछा है तो 1260 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है कि 2 संख्याओं का जो लौसा है ना, उसके मौसा का 65 गुना है। लौसा तथा जो मौसा का योग है वो आपका 1650 है, तथा उसमें से एक संख्या आपका 125 है। तो दूसरी संख्या आप हमें बता दो। क्या बोला है, लौसो मौसो का 65 गुना है। तो सबसे पहले जो आपका लौसो है ना, इसको एल से दिखा दो, और जो आपका मौसो है ना, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, इसको हम एच से डिनोट कर देते हैं। लौसो को मैंने एल मान लिया और मौसो को मैंने एच मान लिया। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट क्या बोला है, लौसो जो है ना मौसो का 65 गुना है, यानी कि जो आपका लौसो यल है ना, मौसो का 65 गुना है। यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर आपका बोला है लौसो तथा मौसो का योग आपका 1650 है। तो लौसो आपका कितना है, तो लौसो आपका 65 एच है, तो लो जी भैया 65 एच हो गया, और मौसो आपने माना है एच, और लौसो तथा मौसो का योगफल आपका कितना है 1650। तो यहाँ से आपको मिलेगा 66 एच बराबर 1650। 11 से काटो, 11 छक्का 66, 11 कम 11, 11 पचे 55 जीरो। 6 से काटोगे तो 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी एच की जो वैल्यू आ गई वो आपका कितना मिल गया 25। एच क्या था, एच आपका मौसो था, यानी मौसो की वैल्यू आपने निकाल लिया 25। तो मौसो की वैल्यू यदि 25 मिल गई ना, तो लौसो भी निकाल लो। तो एच की वैल्यू 25 गुणे 65 जो होगा ना, ये आपका क्या होगा लौसो। अब आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है बबुआ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका होता है लौसो गुणे मौसो। तो पहली संख्या बचवा आपका है 125, दूसरी संख्या आपको निकालना है। लौसो की वैल्यू क्या है, लौसो की वैल्यू आपका है 25 गुणे 65, और मौसो की वैल्यू क्या है आपका 25। 25 से काटोगे तो 25 पचे 125 कट जाएगा, 5 से काटोगे
25 को, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी कि जो आपकी दूसरी संख्या होगी वो आपका 5 गुणे 65 होगा। तो 5 गुणे 65 कितना होता है, 5 पचे 25, 5 छक 30, 2 32, यानी कि 325 हो जाएगा। जो दूसरी संख्या होगी वो आपका 325 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर व 63 मीटर लंबे हैं, ठीक है, तथा इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, तब प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी। क्या बोला है, प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है, जबकि आपको छोटे छोटे गुटकों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी आपको मौसा निकालना है, तो क्या करेंगे, 36, 54 और 63 का मौसा निकाल लो। तो क्या होगा, 9 से काटो तो 9 चौक 36, 9 चौक 54 और 9 सत्ते 63, यानी मौसा क्या होगा, मौसा आपका 9 हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि 9 क्या आपका राइट आंसर होगा, 9 क्या आपका राइट आंसर होगा। 9 आपका राइट आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि छोटे से छोटे टुकड़े में बांटना है, क्योंकि आपको छोटे से छोटे टुकड़े में बांटना है। एक बार मैं इसको ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ये आपका 4.5 मीटर है। तो देखो 9 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मीटर को और छोटा टुकड़ा कर दो तो 4.5 मीटर के रूप में हो जाएगा, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 गुणे 2 के रूप में, यानी कि जो हमारा सबसे छोटे से छोटा टुकड़ा होगा ना वो आपका 4.5 मीटर का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है लौसा तथा मौसा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 21 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिद्दत के साथ आपको सॉल्व कराने का प्रयास किया है, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कन्फ्यूजन ना हो। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के